नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर के बीच में जो कुल 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। उसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन से नेशनल और इंटरनेशनल डे हुए हैं। तो नेशनल डे की बात की जाए तो सबसे पहले 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को जो है वो किसान दिवस मनाया गया। और इंटरनेशनल डे की बात की जाए तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया गया। आज के कोट ऑफ द डे में अब्दुल कलाम जी की कही हुई एक बात है, जो बोलते हैं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। जैसे सपोज़ करिए आपको किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर करनी है तो सबसे पहले टारगेट करिए कि कौन से एग्ज़ाम को लेके आपको फोकस करना है, उस पर टारगेट करिए, उसका सिलेबस वगैरह देखिए, उसका टाइम लिमिट देखिए कि कितने टाइम में वो तैयार हो सकता है। फिर जब उसकी फॉर्म की डेट आती है उसके हिसाब से 6 महीने का टाइम है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को फोकस करके उस एग्ज़ाम को देके उसको क्वालिफाई करिए। ठीक है, आज के मोटिवेशन के बाद पहली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ है कि तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक जो है वो संसद ने पास किया है। अब सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है यह भारत की संसद ने 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना में जो है एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय यानी कि CTU की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। और उस विधेयक का नाम क्या है? उस विधेयक का नाम है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक 2023। ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल भी आया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। इस विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय का जो नाम है वो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय होगा। इसका जो क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है वो तेलंगाना राज्य तक ही सीमित होगा। विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है वो जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना और जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करना है। इस विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है वो जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं मुहैया कराना है। यह जो संस्थान है वो भारत की जनजातीय आबादी को, जनजातीय कला को, उसकी संस्कृति को, उनके रीति रिवाजों को और प्रौद्योगिकी में उन्नति के लिए निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं भी मुहैया करवाएगा। अगर तेलंगाना में ये स्थापित हो रहा है तो तेलंगाना की बात आई है तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तेलंगाना का इम्पॉर्टेंट फैक्ट में ये है कि तेलंगाना की जो स्थापना है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। इससे पहले यह आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। किसका? आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। 2014 2 जून 2014 को जो है यह अलग होके बना था। इसकी जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है उसका नाम हैदराबाद है। उसका नाम क्या है? उसका नाम हैदराबाद है। तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों की जो कुल संख्या है वो 33 है। अगर गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ की जो इस समय गवर्नर है उनका नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। तमिलिसई सौंदरराजन जो है यहाँ की इस समय गवर्नर है। अगर CM की बात की जाए तो रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन हुए थे और नए CM चुन के आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उनका नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। अनुमुला रेवंत रेड्डी जी जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर डिप्टी CM की बात की जाए तो मल्लू भट्टी विक्रमार्का जो हैं इस समय यहाँ के डिप्टी CM हैं। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और ये भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 17, राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या 7, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 119 और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या जो है वो 40 है। तो आज की पहली न्यूज़ क्या हो गई? आज की पहली न्यूज़ हो गई
कि तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक जो है वो संसद ने पास किया है। अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है कि पीएम मोदी जी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 दिसंबर 2023 को यूपी के वाराणसी में किया गया। काशी तमिल संगमम का जो उद्देश्य है वो देश में सीखने की दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन सिरों, जिसमें से तमिलनाडु और काशी, ये दो जगह हैं। कौन सी हैं? तमिलनाडु और काशी जो हैं ये दो जगह हैं। इनके बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से स्थापित करना और फिर से खोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन, कौन सी? तमिल संगम ट्रेन, इसको भी जो है वो हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर तिरक्कुल, मणिमेकलाई और अन्य क्लासिकल तमिल साहित्य के बहुभाषी और ब्रेल अनुवाद भी जारी किए गए। आईआईटी चेन्नई की विद्या शक्ति पहल, कौन सी पहल? विद्या शक्ति पहल के तहत वाराणसी के हजारों छात्रों को विज्ञान और गणित में ऑनलाइन सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि काशी तमिल संगमम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जो है वो आगे बढ़ाता है। तो आज की दूसरी न्यूज़ क्या हो गई कि पीएम मोदी जी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का 2023 के दूसरे चरण का जो है ये उद्घाटन किया है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में ही, यानी कि वाराणसी में ही नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का जो है वो उद्घाटन किया है। यह जो मंदिर है 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। यह जो मंदिर है वह विहंगम योग संस्थान द्वारा, कौन सा? विहंगम योग संस्थान द्वारा बनाया गया है, जिसकी स्थापना जो है वो संत सदाफल महाराज जी ने की थी। मंदिर का निर्माण मकराना संगमरमर से किया गया है। कौन से? मकराना संगमरमर से किया गया है और यह 7 मंजिल का है। यह 7 मंजिला है और मंदिर की ऊंचाई जो है वो 100 फीट की बताई जा रही है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 10 एकड़ का है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह जो मंदिर है वो भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह जो मंदिर है वह योग और ध्यान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएगा। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है तथा यह जो मंदिर है वो दुनिया भर के लोगों को भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान से जो है वो परिचित करवाएगा। मंदिर की कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। मंदिर के अंदर की दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। स्वरवेद एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो संगीत और आध्यात्मिकता को जोड़ता है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों से लगभग 138 चित्र बनाए गए हैं। मंदिर में एक बड़ा ध्यान केंद्र है जो कि 20,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। मंदिर में एक योग केंद्र भी है जो योग और ध्यान की शिक्षा जो है वो प्रदान करता है। अब पिछले 2 न्यूज़ों में उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश का जो नाम था उस समय वो नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। इसका जो फॉर्मेशन है यूपी का वो 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो वो लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे कुल संख्या 75 है और इन 75 डिस्ट्रिक्ट में कुल 18 डिवीज़न है। गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ पे इस समय जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। आनंदीबेन पटेल जी इस समय यहाँ की गवर्नर हैं। सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो यहाँ के सीएम हैं। डिप्टी सीएम की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डिप्टी सीएम हैं। लोकसभा की कुल सीटें यहाँ पर 80 हैं। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 31। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 403
और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सीटों की संख्या जो है यहाँ पर 100 है। कितनी है? 100 है। तो आज की तीसरी न्यूज़ क्या हो गई? आज की तीसरी न्यूज़ हो गई कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। आज की चौथी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ क्या है? चौथी न्यूज़ है कि भारत और एशियाई विकास बैंक ने 250 मिलियन यूएसडी के नीति आधारित ऋण पर जो है वो हस्ताक्षर किया है। अब देखो, अब सबसे पहले अगर एडीबी की बात आई है तो सबसे पहले एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशिया में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनको अगर लोन वगैरह चाहिए तो वो एडीबी से जाके ले सकते हैं। एडीबी की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला यानी मनीला कहाँ पर है? मनीला है फिलीपींस में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कुल देशों की संख्या जो है वो 68 है। कुल कितने देश हैं? 68 देश हैं। इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं वो मासात्सुगु, नाम नोट कर लीजिएगा, मासात्सुगु अस्कावा जो हैं इस समय यहाँ के अध्यक्ष हैं। कब से? 17 जनवरी सन 2020 से ये अध्यक्ष यहाँ पे बने हुए हैं। तो इन्होंने किया एडीबी ने किया है। एडीबी ने, भारत सरकार और एडीबी ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। और अब इसकी बात आई है किसकी? NICDP के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। NICDP ये है क्या? ये जो है, यह जो एक कार्यक्रम है वह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम माना जाता है, जिसका जो लक्ष्य है वो भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकसित करना है। किसको? औद्योगिक शहरों को विकसित करना है। दुनिया के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। कौन? इंडिया। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और आर्थिक विकास भी होगा, जिससे समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। देखो, इसमें जो गलियारों की बात आई है ना, 11 औद्योगिक गलियारे जो हैं उनके नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि ये जो 11 जो इंडस्ट्रियल मतलब कॉरिडोर जो बन रहे हैं उनके नाम क्या क्या हैं। पहला जो इंडस्ट्रियल कोर मतलब इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बन रहा है उसका नाम आप नोट कर लीजिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा मतलब कॉरिडोर। दूसरे नंबर पे आप नोट करिएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीसरे नंबर पे नोट करिएगा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चौथे नंबर पे नोट करिएगा वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पाँचवें नंबर पे नोट करिएगा हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। छठवें नंबर पे आप नोट करिएगा हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सातवें की बात करिएगा तो हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आठवें नंबर की बात करिएगा तो उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर। नौवें नंबर पे बात कीजिएगा तो बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 10वें नंबर पे बात करिएगा तो कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार। और 11वें नंबर पे नोट करिएगा तो दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। ये जो 10 कॉरिडोर हैं इनके बारे में आपको 11 जो कॉरिडोर है इनके बारे में आपको पता चल गया। तो अब हुआ क्या है? अब एडीबी और भारत सरकार जो मिलकर जो है वो भारत सरकार जो है वो मतलब लोन ले रही है किससे? एडीबी बैंक से। और यह जो लोन है, यह जो ऋण है वो भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी कि NIDP के लिए है, जो देश के जो ये 11 जो मैंने बताए थे आपको कॉरिडोर, इसके विकास को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो लोन का जो मतलब कार्यकाल है वो 30 वर्ष का है, जिसमें 5 साल की प्रारंभिक अवधि है और जो ब्याज दर है वो 5.6% की है। ऋण के लाभ क्या क्या है? मतलब ये जो लोन लिया गया है, ये जो उधार लिया गया है, इसकी बेनिफिट क्या क्या है? यह जो बेनिफिट में जो है यह भारत सरकार को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद भी करेगा। यह औद्योगिक गलियारों में बुनियादी ढांचे का विकास करेगा जो निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद भी करेगा। तीसरा है यह औद्योगिक गलियारों में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा भी देगा, जो भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा। तो चौथी न्यूज़ क्या हो गई? चौथी न्यूज़ हो गई कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 250 मिलियन USD के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। पांचवी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं।
पांचवी न्यूज़ कौन सी है? पांचवी न्यूज़ है कि भारतीय वायुसेना ने समर नामक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का जो है वो परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना ने 17 दिसंबर 2023 को अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान समर नामक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में किया है। समर एक जो मिसाइल डेवलप की गई है, यह सतह से हवा में मार करने वाली। अब देखो दो तीन तरीके की मिसाइल होती है। एक मिसाइल जो होती है वो मतलब एरोप्लेन से ही चलाई जाती है, हवा से हवा में ही मार कर देती है, तो उसको बोलते हैं एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम। और दूसरी जो मिसाइल होती है, जैसे सपोज करो यहाँ से एरोप्लेन आ रहा है आपका और यहाँ पे आपका ये जैसे S-400 जो है वो लगा हुआ है, तो क्या हो, यहाँ से आपके ऊपर कोई दुश्मन देश अगर हमला कर रहा है तो ये मिसाइल चला के सरफेस से इसको हवा में मार कर सकता है। तो ये जो समर नामक वायु रक्षा मिसाइल जो है ये यही करेगा, ये ज़मीन पर रहेगा, S-400 जैसे चीज़ें जैसे आयरन डोम S-400 इसमें लगा हुआ होगा और ये डायरेक्ट जाके उस जो भी दूसरे देशों से जो भी हमारे देश के ऊपर आ रही है उसको बीच रास्ते में ही मार के गिरा देगा। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि समर एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे भारतीय वायुसेना की रखरखाव कमान के तहत एक इकाई द्वारा विकसित किया गया है। यह जो प्रणाली है वो मध्यम और लंबी दूरी तक के लक्ष्यों को मारने में सक्षम है, ऐसा बताया जा रहा है। समर मिसाइल प्रणाली के निम्नलिखित कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं। यह जो मिसाइल है वो मध्यम और लंबी दूरी तक के लक्ष्यों को मारने में सक्षम है, यह भी बताया जा रहा है। दूसरा बताया जा रहा है कि यह जो मिसाइल है वो उच्च गति वाले लक्ष्यों को भी मारने में सक्षम है। तीसरा है कि यह जो मिसाइल है वो उच्च स्तर की सटीकता और मारक क्षमता रखती है। ठीक है, तो आज की पांचवी न्यूज़ क्या हो गई कि भारतीय वायुसेना ने समर नामक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का जो है वो परीक्षण किया है। छठवीं न्यूज़ आज की क्या है? छठवीं न्यूज़ है कि इसरो लीग इरेक्शन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुआ है। ठीक है, अब ये है क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी कि इसरो को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने, कहाँ के? आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने लीफ इरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। यह जो पुरस्कार है वह 19 दिसंबर 2023 को हुसाविक में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। इसरो को यह पुरस्कार विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। चंद्रयान 3 जो मिशन है वो 25 जुलाई 2023 को जो लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये न्यूज़ बनी थी ना कि इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। जो चंद्रयान 2 था जो असफल रहा था, ठीक है, और ये जो मिशन इस बार लॉन्च हुआ है 2023 में वो सफल था और इसके माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कौन सी? सॉफ्ट लैंडिंग। देखो दो तरीके की लैंडिंग होती है, एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है, एक रफ लैंडिंग होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे सपोज करो ये मून का सरफेस है, ये मून का सरफेस है, अगर कोई भी ये आपका जो ये कोई भी मिशन है, कोई भी आपका ये रॉकेट वगैरह है, अगर ये आके बिल्कुल जैसे अचानक में आके इससे टकरा जाए ना, बिल्कुल आके अचानक में आके जैसे पत्थर टकराता है वैसे आके टकरा जाए तो ये हार्ड लैंडिंग एक तरीके से हो जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि जैसे ये सरफेस है और कोई भी आप अपना ये मिशन जो आपने लॉन्च किया है, जो रोवर वगैरह है, ये आराम से आके बिल्कुल जैसे हवाई जहाज़ उतरते हैं ना, बिल्कुल पहियों के माध्यम से सरकते हुए आराम से आके यहाँ पे लैंड कर जाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। उसी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होती है। दो तरीके की लैंडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो किया था चंद्रयान 3 ने, ये सॉफ्ट लैंडिंग की थी। यह जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश का पहला सफल लैंडिंग था। दक्षिणी ध्रुव पर इससे पहले कोई नहीं जा पाया है। पुरस्कार समारोह में हुसाविक संग्रहालय में आयोजित किया गया था। इस समारोह में इसरो के जो इस समय अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, इन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से भाग लिया और उन्होंने यह भी कहा कि यह पुरस्कार जो है वो इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में इसरो के योगदान को दर्शाता है। तो आज की छठवीं न्यूज़ क्या हो गई कि इसरो को लीप इरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से जो है वो सम्मानित किया गया। सातवीं न्यूज़ क्या है? सातवीं न्यूज़ है कि इंडिगो ने एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को हासिल की एक ऐतिहासिक उपलब्धि, यानी कि बजट एयरलाइंस इंडिगो ने 18 दिसंबर 2023 को एक ही कैलेंडर वर्ष में लगभग 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है।
इस उपलब्धि के साथ इंडिगो जो है वो यात्री यातायात के मामले में दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरलाइनों में शामिल हो गई है। इंडिगो जो है वो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इंडिगो की शुरुआत लगभग सन 2016 में हुई थी। दिसंबर 2023 तक इंडिगो के पास 340 विमानों का एक बेड़ा है। यह जो है वो 118 गंतव्यों के लिए लगभग 2000 दैनिक उड़ानें संचालित करता है। यह एयरलाइन भारत के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में संचालित होती है। इनमें से 85 घरेलू और 33 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। इंडिगो का जो मुख्यालय है वो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो है वो स्थित है। तो आज की 7वीं न्यूज़ क्या हो गई? 7वीं न्यूज़ है कि इंडिगो ने एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को पहुंचा हासिल की एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आज की 8वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो तमिलनाडु को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गया है। उत्तर प्रदेश ने जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में तमिलनाडु की जो भागीदारी थी 9.1%, गुजरात की जो भागीदारी थी 8.2%, पश्चिम बंगाल की जो भागीदारी थी 7.5% जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। कर्नाटक जो है वो 6.2% पर, राजस्थान 5.5% पर, आंध्र प्रदेश 4.9%, मध्य प्रदेश 4.7% जैसे राज्य जो है वो यूपी से काफ़ी पीछे हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह जो राज्य है भारत के उत्तर में मतलब कि नॉर्थ में स्थित है। कहाँ पर? नॉर्थ में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 243,286 वर्ग किलोमीटर की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? वो लखनऊ है। ये देखिए इसकी न्यूज़ आई है। तो आज की 8वीं न्यूज़ क्या हो गई? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो तमिलनाडु को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बन गया है। कितने परसेंट के साथ? 9.2% के साथ। तमिलनाडु कितना है? तो तमिलनाडु है 9.1%। आज की 9वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 9वीं न्यूज़ क्या है कि हार्दिक और सविता ने 2023 FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह और सविता जी को क्रमशः 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय हॉकी के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण बताया जा रहा है। हार्दिक सिंह और सविता जी जो हैं दोनों ही भारतीय हॉकी के लिए एक प्रेरणा माने जा रहे हैं। उनके इस पुरस्कार से भारतीय हॉकी को और अधिक जो है वो बढ़ावा मिलेगा। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हार्दिक सिंह जी जो हैं वो भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हैं। हार्दिक सिंह जी ने 2023 में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत को चौथा स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने 2023 के एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में भी अहम योगदान दिया था। हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने 2023 में कुल 15 मैच खेले और इन 15 मैचों में उन्होंने लगभग 10 गोल किए हैं और 5 जो है वो असिस्ट किए हैं। अब हार्दिक सिंह जी की बात हो गई, अब सविता जी की बात कर लेते हैं। सविता जी जो हैं वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं। इन्होंने भी 2023 में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने महिला हॉकी विश्व कप में भारत को तीसरा स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने 2023 एशियाई खेलों में भारत को रजत पदक जिताने में भी अहम योगदान दिया था। तो आज की 9वीं न्यूज़ क्या थी? हार्दिक और सविता जी को 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया है। आज की 10वीं और अंतिम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 10वीं न्यूज़ क्या है कि CGCEL यानी कि कॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 2023 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह जो पुरस्कार है वो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। CGCEL ने अपने उत्पादों और सेवाओं में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई उपाय किए। इनमें कुछ चीज़ें जो हैं शामिल की गई हैं वो बताया गया है। पहली चीज़ इन्होंने जो शामिल की थी वो उच्च दक्षता वाले उपकरणों और घटकों का इन्होंने उपयोग किया था। उत्पाद डिज़ाइन में ऊर्जा दक्षता विचारों को शामिल किया था और ऊर्जा दक्षता मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादों का परीक्षण
और प्रमाणन भी किया था। CGCEL ने अपने कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए थे। इनमें से 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और दूसरा ऊर्जा संरक्षण जागरूकता अभियान। CGCEL ने अपने आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ ऊर्जा संरक्षण के लिए सहयोग किया है। इनमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि पहला है आपूर्तिकर्ताओं के साथ ऊर्जा दक्षता मानकों को पूरा करने के लिए काम करना और ग्राहकों को ऊर्जा संरक्षण के लाभों के बारे में शिक्षित करना। तो आज की 10वीं न्यूज़ क्या थी? 10वीं न्यूज़ थी कि CGCEL को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। ये जो आप वीडियो है करंट अफेयर की, ये जो सीरीज चल रही है, ये कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पॉलिटी की भी हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, PYQ सीरीज चल रही है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के जो टोटल PYQ जो कि IAS और PCS में जितने भी PYQ पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का PCS हो, उसके कुल 98 लेक्चर में उसको ख़त्म किया गया है। आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज करंट अफेयर की है जो हमने नई स्टार्ट की है, वो कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।